जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कौन से होते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो अपने जो सिलेबस है, जो पेपर सेकंड है उसके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनका विस्तार से बताइए। कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक जो संविधान है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनको वर्णित कर रखा है, उनको प्रदर्शित कर रखा है। अब नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किनको कहा जाता है। कि संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक दिया गया है। कि मेन टाइटल है जो भाग 4 का वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। संविधान का भाग यह है आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और कह सकते हैं कि आयरलैंड ही एक ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किस लिए होते हैं। कह सकते हैं कि इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय जो सुनिश्चित करना है वो नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देगा। ये चीजें कह सकते हैं कि हमें नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनके माध्यम से पता चलती है। अब नीति निर्देशक तत्वों का इतिहास बता रखा है। हिस्ट्री ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। कि जब मूल अधिकार बन रहे थे उसी टाइम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है उसी टाइम से कह सकते हैं कि बनने जरूरी हो गए थे। और दोनों ही एक कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के बिना कह सकते हैं कि राज्य के उत्तरदायित्व है जो संविधान के उत्तरदायित्व है पूर्ण नहीं होते। किसी भी राष्ट्र के लिए नीति निर्देशक तत्वों की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी की मूल अधिकारों की होती है। संविधान सभा के सदस्यों में से इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए तथा साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय होते हैं। कि नीति निर्देशक के द्वारा कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय है वो हमें मिलता है। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थिति में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं अधिकारों को राव की सलाह पर नीति की श्रेणी में रख दिया गया था ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएगी तब धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू कर दिया जाएगा। कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में क्या तत्कालीन परिस्थितियों में तो कह सकते हैं कि इनको अपनाना संभव नहीं था। परंतु इनको क्या किया एक अलग से चैप्टर बनाया नीति निर्देशक का और उस श्रेणी में इनको रख दिया गया था। इसके क्या होते हैं कि इनके द्वारा कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे लागू होते रहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की कंडीशन होती है वैसे ही नीति निर्देशक तत्व है वो बनते रहते हैं और चेंज भी होते रहते हैं। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का इन्हें नाम दिया गया। इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नीति निर्देशक तत्वों की। कह सकते हैं कि फर्स्ट बता रखे हैं कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों की यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य होता है। कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और उसकी स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनको क्रियान्वित करना राज्य का उत्तरदायित्व बन जाता है। कि प्रत्येक जो स्टेट होती है इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट है उनका कर्तव्य है कि वो अपनी स्टेट के अंदर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होती है उनको लागू करेगी। नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधीवादी समाजवादी तथा उदारवादी का प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कि नीति निर्देशक तत्व है
उनके ऊपर प्रभाव है, जो इफेक्ट है, कह सकते हैं कि गांधीवादी जो सिद्धांत को अपनाने वाले लोग होते हैं, जो समाजवाद को मानते हैं, जो उदारवाद को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका प्रभाव कह सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आसानी से की जा सकती है, कि नीति निर्देशक से आर्थिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना बहुत इजी तरीके से हो जाती है। इसको लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कि नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होता और ना ही किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है। उसके बाद में बता रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं। कह सकते हैं कि इसके अंदर 36 से लेकर 51 अनुच्छेद बता रखे हैं, जिसके अंदर जो अनुच्छेद 36 है आर्टिकल्स, वो परिभाषा देते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। इसमें भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अंदर बता रखे हैं, कि राज्य के जो अर्थ होता है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 के अंदर प्रदर्शित कर रखा है कि एक राज्य होगा क्या। उसके बाद में अनुच्छेद 37 है कि इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो जाता है। कि विधि का निर्माण करेंगे, किसी भी कानून का निर्माण करते हैं तो कह सकते हैं कि इन जो सिद्धांत होते हैं नीति निर्देशक उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। और न्यायालय क्या कर सकता है इसके अंदर, कि न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, कि न्यायालय इनका अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 38 है वो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कि राज्य नीति निर्देशक के अंदर अनुच्छेद 38 है वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, कि राज्य क्या करेगा, लोगों के कल्याण को ज्यादा करने के लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 38(1) कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। जितनी ज्यादा कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगी उसके अंदर सामाजिकता भी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी संपन्न होना चाहिए और उसमें राजनीतिक न्याय की बातें होनी चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 38(2) बता रखा है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं तथा अवसरों के समान असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कि राज्य क्या प्रयास करेगा, आय का और प्रतिष्ठा के आधार पर सुविधाएं तथा अवसरों की असमानता को सबसे कम करने की कोशिश करेगा, कि इन आधारों पर किसी भी रूप में नागरिकों में असमानताएं ना व्याप्त हो। उसके बाद में अनुच्छेद 38 बता रखा है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है कि पुरुष व जो महिलाएं, स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देगा। कि जो पुरुष और महिलाएं होती है उनको अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए कह सकते हैं कि प्राप्त साधन है उनको प्रदान करेगा। राज्य में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण करेगा। कि भौतिक संसाधन हमारे जितने भी है उनके ऊपर किसी का अधिक अधिकार ना हो, किसी का कम अधिकार ना हो, उसके लिए उचित वितरण की व्यवस्था करेगा। अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध करेगा। कि धन और कोई उत्पादन के साधन है उनके ऊपर कोई अतिक्रमण करता है तो वहां पर कह सकते हैं कि उस चीज को रोकने का प्रयास करेगा। किसी के हाथ में कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं होगा बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होगा। पुरुष व महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। कि कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना दोनों को समान वेतन की व्यवस्था, एक पद के ऊपर रहते हुए एक समान वेतन देगा। पुरुष व महिला श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु व शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार से बचाना। कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी रोजगार जो महिलाओं के लिए और जो पुरुषों के लिए या बच्चों के लिए कह सकते हैं कि उनके जीवन के ऊपर इफेक्ट डाले, तो उस प्रकार के रोजगार से उनको बचाने का प्रयास करेगा। बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करेगा और शोषण से भी बचाएगा। कि बच्चे उनको स्वतंत्रता मिलेगी और उनकी गरिमा का भी अधिक से अधिक विकास होगा और साथ में उनको शोषण से बचाने का भी प्रयास है वो राज्य को उत्तरदायित्व हो जाता है नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर।
उसके बाद में अनुच्छेद 40 बता रखा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होता है। कि ग्राम पंचायत का गठन होगा, हर जगह पे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें बनेगी और उनकी जो शक्तियां होती है, उनके जो अधिकार होते हैं, उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। कि जो गांव की पंचायतें होती हैं उनको शक्तियां दी जाएगी, अधिकार दी जाएगी, जिससे वो अपने वहां की जो शासन चलाते हैं उसको अच्छे तरीके से चला पाए, उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक है वो नहीं होगी। अनुच्छेद 41 बता रखा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान होगा। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशिक्षता तथा अन्य अनहरण अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। कि काम के लिए, शिक्षा के लिए और लोक कल्याण सहायता पाने का अधिकार होगा। क्या करेगा? राज्य है अपनी आर्थिक सामर्थ्य कि आर्थिक रूप से अपने आप को सामर्थ्य करेगा, विकास करेगा, और वो विकास कह सकते हैं सीमाओं के भीतर होगा। काम पाने का हर किसी को अधिकार होगा, शिक्षा पाने का अधिकार होगा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के बिना कोई कमजोर व्यक्ति होता है तथा अन्य अनहरण अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध रहेगा। कि किसी भी व्यक्ति को इन दशाओं में किसी भी प्रकार का अधिकार चाहिए तो वो उनको मिलेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 42 बता रखा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा। कि काम है वो भी न्याय के आधार पर संगत होगा, मानवोचित होगा, कि उसकी दशाएं वो मानवोचित दशाएं होगी, मानव की दशाओं के अनुकूल होगा, और प्रसूति सहायता का उपबंध है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 43 बता रखे हैं कि कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी। प्रसूति सहायता का उपबंध क्या मतलब है? प्रसूति सहायता का उपबंध कह सकते हैं कि लेडीज के लिए सहायता, जो उनका प्रसूति जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर, जब कह सकते हैं कि मां बनने वाली होती है उस टाइम की सहायता भी उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सर आप तो लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग को तो बीच में मौका भी दीजिए कुछ बोलने का। मौका है ना। ये कल भी मैंने आपको कहा था कि अपनी नोटबुक रखो एक, उसके अंदर अपना की कोई क्वेरी है तो लास्ट के 5 मिनट आपको मिलेंगे। नहीं सर, आप बीच में भी तो दे सकते हैं ना 2 मिनट का समय। चलो, हाँ, यहाँ तक समझ आया है कि नहीं, कि कुछ पूछना है? आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलो फिर। नहीं सर, अभी ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बीच बीच में भी टाइम दिया करिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, दे दें। सर थोड़ा धीरे भी पढ़ाइए। सर थोड़ा इंग्लिश में भी करवा दो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी है क्लास में। चलो, पीडीएफ भी नहीं मिल रहा है इंग्लिश में। आगे की जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में भी बनाने की। यस सर, इंग्लिश में करवा दो। ठीक है, ओके। अब अनुच्छेद 43 है, बस अपना माइक बंद कर लो आप। अनुच्छेद 43 है कि कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के ऊपर बल दिया जाएगा। कि राज्य सरकार क्या करेगी, जो मजदूरी के लिए, एक अच्छे जीवन स्तर के लिए, अवकाश की व्यवस्था करने के लिए और कुटीर उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करने की व्यवस्था करेगी, जिसको लघु उद्योग के नाम से भी जाना जा सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 43A दिखा रखे हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के लिए भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाया जाएगा, उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे। जितने भी उद्योग होते हैं वहां पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी कि भाग लेने के लिए कह सकते हैं कि कोई ना कोई नियम और कायदा या कानून जरूर होना चाहिए उद्योगों में किसी भी व्यक्ति को काम देने के लिए। अनुच्छेद 43B बता रखा है कि सहकारी समितियों का उन्नयन किया जाएगा। कि जितनी भी सहकारी समितियां होती है उनको स्वैच्छिक उनका गठन किया जाएगा, स्वायत्ता परिचालन उनका किया जाएगा, लोकतांत्रिक नियंत्रण रखा जाएगा वहां पर, और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित वहां पर किया जाएगा।
कि जितने भी कह सकते हैं कि कमेटियां होती है, सरकारी सहकारी समितियां होती है, उनके अंदर कह सकते हैं इन चीजों को लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा, कि जितने भी नागरिक भारत के हैं उनके लिए एक समान जो कानून होते हैं वो सारे के सारे एक समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 45 सर एक बात है, हाँ जी, यहाँ अनुच्छेद 44 की चर्चा हो रही है जिसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने की बात है। हाँ जी। तो सर आप ये बताइएगा थोड़ा कि अभी तो देश में अनुच्छेद 44 लागू नहीं है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो इसको लागू करने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? दोबारा से थोड़ा सा लाउडली बोलोगे? हेलो सर। हाँ जी, लाउडली बोलो थोड़ा। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अनुच्छेद 44 अभी देश में लागू नहीं है, तो मेरा ये पूछना है कि अनुच्छेद 44 लागू करने के लिए क्या क्या परेशानियां आ सकती है अभी के कंडीशन में, अभी के स्थिति में देश में? अभी के टाइम में क्या परेशानियां आ सकती है, तो कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर हर धर्म, इंडिया के अंदर सिर्फ एक स्टेट में है ये, गोवा में। गोवा के अंदर एक समान सिविल संहिता लागू है। तो ये ऐसा ही बता रहा हूँ ना कि इंडिया की जो स्टेटों का डिवाइडेशन जो हुआ पड़ा है, तो वहां पर कह सकते हैं कि हर स्टेट में हर धर्म के अलग अलग कह सकते हैं कि वहां के अंदर लैंग्वेज का डिवाइडेशन भी है, ठीक है ना। तो वहां पर कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ ही ऐसी स्टेट है जहां पर, जैसे कि गोवा की बात करते हैं तो वहां पर सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू है। परंतु दूसरी स्टेटों की बात करते हैं तो वहां पर कह सकते हैं कि इस तरह का प्रावधान लागू ना होने के पीछे कह सकते हैं कि कुछ सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है कि वहां की जो सरकार है इस चीज को लागू ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां पर कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने की राजनीति होती है, वहां पर कह सकते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव करने की राजनीति होती है। तो राजनीति के कारण कह सकते हैं कि प्रमुख कारण हम मान सकते हैं कि राजनीति के कारण इस चीज को लागू ना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में कह सकते हैं कि सेंटर में जब गवर्नमेंट किसी और पार्टी की होती है, स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर कह सकते हैं कि विवाद का मुद्दा बन जाता है और कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होती कि कोई भी ऐसा नियम नहीं होता जिसका पक्ष और विपक्ष दोनों ना हो। और यहाँ पर यदि पक्ष की बात करते हैं तो कुछ लोग इसके पक्ष में हो जाते हैं और कुछ लोग विपक्ष में हो जाते हैं, परंतु जब जिस स्टेट में वहां की गवर्नमेंट होती है तो वो इस चीज को मुद्दा नहीं बनानी चाहती है, क्योंकि वहां पर एक पार्टी एक विचारधारा के लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को यस करेंगे और दूसरी विचारधारा के लोग कहेंगे कि इस पार्टी ने इस चीज को कम किया, अच्छा नहीं किया। तो वहां पर कह सकते हैं कि इस तरह की जब कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो ये विवाद का मुद्दा बन जाता है, और इस विवाद के मुद्दे को ना बनाने के लिए कोई भी कह सकते हैं कि जो पार्टी होती है वो क्या करती है, इस चीज से दूर रहने का प्रयास करती है। इसके आधार पर जो सिविल संहिता लागू करने की बात आती है, एक समान सिविल संहिता लागू करने की बात आती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज से दूर भाग जाते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा भी आ जाता है कि जिस व्यक्ति को आरक्षण मिला हुआ होता है, यदि वहां पर सिविल संहिता एक समान लागू हो जाती है तो वो इस चीज का विरोध करने लग जाता है, और जिसको प्राप्त नहीं होता है आरक्षण वो इस चीज के पक्ष में आ जाता है, तो वहां पर भी दो पार्टियां बन जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद इसी चीज से संबंधित है और लगभग हर स्टेट इससे बचने का प्रयास करती है। अब अनुच्छेद 45 बता रखे है कि बच्चों की देखभाल, जो शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, वो अनुच्छेद कह सकते हैं 45 में बता रखे है। इसकी यदि स्पष्ट व्याख्या करूं तो कह सकता हूं कि अनुच्छेद जो 45 है वो अनिवार्य एजुकेशन और फ्री एजुकेशन से संबंधित होता है, ठीक है ना। उसमें कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और जो दुर्लभ वर्ग होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 46 कह सकते हैं कि अनुसूचित
जो जातियां, अनुसूचित जनजातियां और जो दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना, वो अनुच्छेद 46 के अंदर बता रखे कि अनुसूचित जाति के जितने लोग होंगे, जनजाति होंगी या कोई भी अन्य दुर्बल जो वर्ग होता है, उसको एजुकेशन देना और एक अच्छी एजुकेशन देना और उसको हितों को ध्यान में रखना, उसके हितों की कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसके हितों को बढ़ाना और उसको हर शोषण से मुक्त करवाना और उसको एक अच्छा सामाजिक न्याय प्रदान करके उसकी रक्षा करना, वो अनुच्छेद 46 है जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। उसके बाद में कह सकते हैं कि जो 47 होता है वो पोषाहार से संबंधित होता है कि लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना, और जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ या जो नशीले हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनके सेवन पर प्रतिषेध करना का प्रयास करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य बन जाता है और वह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर भी मुद्दा आ जाता है कि कह सकते हैं कि जो पेय पदार्थ है सर, वो तो गवर्नमेंट है, वो खुद सेलिंग करती है, तो वहां पर कह सकते हैं कि ये चीजें किसी भी विवाद की कंडीशन में न्यायालय में नहीं जा सकती। उसके बाद में राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। उसके बाद में 48 की यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्लाइड मिसिंग हो गई है, ठीक है ना। अब 48 की बात करूं तो कह सकते हैं कि वो कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित होता है कि अनुच्छेद जो 48 है, 48 ये कह सकते हो कि वो कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित होते हैं। जो 48 बी की बात करते हैं तो वो कह सकते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन व वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद होता है 47 बी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दो 48 होता है, सॉरी 48 होता है क्योंकि 47 में पोषाहार हो गया, 48 के अंदर कह सकते हैं कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित होते हैं। 48 बी होता है वो पर्यावरण की संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित होता है। उसके बाद में 49 कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक होते हैं, जो स्थान होते हैं और जो वस्तुएं होती हैं, उनके संरक्षण से संबंधित होता है नीति निर्देशक तत्व। जो 49 है 49 कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हो गए, हमारे जितने भी स्थान हो गए, जितने भी कह सकते हैं कि वस्तुएं होगी, उनके संरक्षण से संबंधित होता है। उसके बाद में 50 होता है वो कह सकते हैं कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए होता है, उन दोनों का पृथकीकरण करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का, कि ये दोनों चीजें हैं वो अलग है और किस रूप में अलग है वो भी इसके अंदर प्रदर्शित होता है। जो 51 और लास्ट होता है वो कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद होता है। आप दोबारा से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, जो अनुच्छेद बता रखे हैं वो कौन से होते हैं। कह सकते हैं कि जो 36 होता है वो कह सकते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनकी परिभाषा का वर्णन करता है। जो 37 होता है इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर तत्वों को कह सकते हैं कि हम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं ये तत्व, और देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो जाता है। उसके बाद में 38 की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि लोक कल्याण राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करता है। उसके बाद में इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, कि 38 ए क्या होता है, 38 बी क्या होता है। अब 38 है, यदि ए की बात करते हैं तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। उसके बाद में यदि बी की बात करें तो कह सकते हैं कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाएं के अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का, कि समानता को विकसित करना है, असमानताओं को समाप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 39 है वो कह सकते हैं कि इसके अंदर राज्य द्वारा जो कुछ अनुकरणीय निर्देशक तत्व होते हैं वो बता रखे हैं, जिसमें पुरुष व महिलाओं, स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने का अधिकार होता है। राज्य में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण होता है। अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होता है, कि कोई भी क्या है उत्पादन हो उसके साधनों का अहितकारी केंद्रीकरण नहीं करेगा। उसके बाद में पुरुष
वह स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होती है। पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार से बचाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिकूल रोजगार कह सकते हैं कि चाहे किसी भी रूप में उन व्यक्तियों के ऊपर बुरा प्रभाव हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे किसी भी और कंडीशन के लिए। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना, कि बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करना और उनको अपनी गरिमा के विकास के लिए अवसर प्रदान करना और उनको शोषण से बचाने का प्रयास होता है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 40 होता है उसके अंदर कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 41 होता है उसमें कह सकते हैं कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, कि काम पाने का अधिकार, एजुकेशन पाने का अधिकार और जो लोक सहायता पाने का अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को होता है। उसके बाद में 42 की बात करते हैं तो 42 के अंदर कह सकते हैं कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 43 है वो कह सकते हैं कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेने से संबंधित होती है, कि उद्योगों के प्रबंध के लिए कह सकते हैं कि कामगारों के लिए उपयुक्त विधान की व्यवस्था है वो 43 के अंदर की जाती है। सरकारी जो सहकारी समितियों का उन्नयन वो किया जाता है अनुच्छेद 43B के अंदर। अनुच्छेद 44 है वो कह सकते हैं कि एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास किया जाता है। अनुच्छेद 45 होता है उसमें कह सकते हैं कि बालकों को कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का प्रावधान होता है, वो भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसके बाद में 46 की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियां, जनजातियां और जितने भी दुर्बल वर्ग होते हैं उनकी एजुकेशन और उनके हितों की अभिवृद्धि करना और उनको शोषण व सामाजिक न्याय उनको दिलवाने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो वहां पर कह सकते हैं कि लोगों के पोषाहार से संबंधित होता है। 48 की बात करते हैं तो कह सकते हैं कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित होता है। 49 कह सकते हैं कि पर्यावरण जो संरक्षण है और वनों का संरक्षण और जीवों का संरक्षण से संबंधित होता है। उसके बाद में 9 होता है वो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक होते हैं, स्थान होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती है उनके संरक्षण से संबंधित होता है। उसके बाद में 50 है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से संबंधित होता है। और जो 51 होता है वो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ये कह सकते हैं कि टोटल आपके 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद प्रदर्शित कर रखे हैं।